जिंदगी च बड़े बड़े पैसे जाया किते पर अज जो होए जो अज होए ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर बंदे की तरह अपना भी एक ड्रीम था कि यार ज़रा घूमें फिरें, दुनिया देखें, नॉर्दर्न एरिया जाकर बर्फ़ के गोले बनाकर उसे आसमान में उछाल कर टिकटॉक बनाएं जिसमें पीछे गाना लगा हो। ले जा उत्थे जिथे पैंदी आ स्नो वे। लेकिन किस्मत ऐसी कि जब स्टडी चल रही थी तब टाइम बहुत ज़्यादा होता था लेकिन पैसे नहीं होते थे, तो पैसों की कमी को पूरा करने के लिए हमने जॉब स्टार्ट कर दी। अब पैसों के साथ साथ टाइम भी नहीं होता, लेकिन यार क्या करें, अब ट्रैवल का कीड़ा तो है। अब कितनी देर लोगों के स्टेटस देख देख कर अपना खून जलाएंगे। रोज़ किसी नई मोटरवे के इफ्तिताह का सुनते हैं लेकिन कभी जॉब से घर और घर से जॉब वाली सड़क के अलावा कोई और सड़क देखी ही नहीं। तो भाई हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि बस अब हम भी हर संडे कोई एक टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आइडिया आया एक न्यू व्लॉग सीरीज शुरू करने का, जिसमें हम हर संडे किसी न्यू टूरिस्ट अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करने जाएंगे। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लाहौर से। लाहौर में नैरो डाउन करें तो म्यूजियम्स सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लेस एक्सपेंसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजियम्स, और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम्स अकॉर्डिंग टू गूगल एंड पब्लिक रिव्यूज़। सर्दी में बाइक चलाने की जहमत से बचने के लिए हम दोनों ने अपना सफ़र 11 नंबर पर करने का फैसला किया। इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली। दोस्तों अब लाहौर में सफ़र करना हो तो मेट्रो से ज़्यादा बेहतर कौन सा ऑप्शन हो सकता है। किराया तो उसका देते ही हैं, सफ़र भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं मुबस्सर नदीम, जिन्होंने 3 बसेस को इसलिए जाने दिया क्योंकि ये चाहते थे कि हमें व्लॉग में ये भी दिखाना है कि मेट्रो स्टेशन पे आती कैसे है। बट द शॉट वाज वर्थ वेटिंग। दोस्तों इस 30 मिनट के सफ़र में मैंने रियलाइज़ किया कि अगर किराया देने के बावजूद आपको सीट ना मिले तो आपको दुख होता है, लेकिन अगर आपके साथी को सीट मिल जाए और आपको ना मिले तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ग्रेटर इकबाल पार्क, जहां पर मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला जैसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस तो पहले ही मौजूद हैं, लेकिन अब उनमें एक और इजाफा किया गया है नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का, डिजिटल नौइयत का हामिल पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम। दोस्तों शुरुआत में जिक्र आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का कि किस तरह इन्होंने चालाकी, होशियारी, ताकत और रिश्वत के ज़ोर पर पहले छोटे बिजनेसमैन को ख़त्म करके मार्केट पर कब्ज़ा किया, और जब आप मार्केट पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो ये तो आप सब जानते हैं कि हुकूमतें आपकी मुट्ठी में आ जाती हैं। इसे हम मॉडर्न वर्ड्स में कैपिटलिज्म कहते हैं। म्यूज़ियम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी प्रेजेंटेशन। मतलब आप सेम इन्फॉर्मेशन दीवार पर पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप वो एलईडी स्क्रीन्स पर उनको समझ सकते हैं, और अगर आप देख नहीं सकते तो आप उसी एलईडी स्क्रीन के साथ लगे हेडफोन्स को अपने कान के साथ लगाएं और पूरी इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हैं। शशका तो पूरा दिया हो। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो जब ब्रिटिश हुकूमत को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही इंडिया के तमाम रिसोर्सेज को लूट रही है, तो इन्होंने कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने हाथ में ले लिया ताकि तमाम बरतानवी शहरियों को इंडियन वसाइल लूटने के बराबर मौके फराहम किए जा सकें। लेकिन जो भी हो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसानों को ज़्यादा देर तक कैद में नहीं रखा जा सकता। आज़ादी तो इंसान के ख़मीर में है, और ये गोरे भी जानते थे, इसलिए वो कभी कभी थोड़े थोड़े हकूक़ देते रहते थे। इसका भी एक तरीका था। पहले लोगों को बात समझाई जाती थी कि ये तुम्हारे हकूक़ हैं, तुम्हें मांगने चाहिए, और फिर उनसे कहा जाता था अब इसके लिए जद्दोजहद भी तुम्हें खुद ही करनी है। इसी तरह चलते चलाते हमने अपने बड़ों से एक मुल्क ही मांग लिया, और यहाँ भी वही शख्स जिसने इस पूरी कौम को अपनी औलाद समझ रखा था खड़ा हुआ और बोला आई एम कमिंग, और आखिरकार एक अरब मुल्क ले ही लिया। काश उसको पता होता कि उसकी औलाद कैसे निकलेगी। इस म्यूज़ियम में एक गैलरी हीरोज़ गैलरी के नाम से है, जिसमें उन तमाम लोगों की फ़ोटोज़ और मोनूमेंट्स हैं जिन्हें हम अपना हीरो बताना चाहते हैं। वो लोग जिनकी बातें और पर्सनैलिटी हमारे नेशनल नैरेटिव को सूट करती हैं। अब एक जर्नी थी पाकिस्तान बनाने की और दूसरी जर्नी थी पाकिस्तान पहुंचने की, क्योंकि ये मुल्क ज्योग्राफिकल, कल्चरल या एथनिक बुनियादों पर नहीं बना था, बल्कि रिलीजन के नाम पर बना था।
इसीलिए बर्रे सगीर में रहने वाला हर मुसलमान एक पाकिस्तानी था और उसे एक मुल्क पहुंचना था और पाकिस्तान में मौजूद हर नॉन मुस्लिम को भागना था भारत की तरफ, अपने वतन की मोहब्बत में या अपनी जान बचाने के लिए। इट विल रिमेन ए मिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन और वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड हुई सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर। यकीनन इतनी बड़ी माइग्रेशन की ना तो उम्मीद थी और ना ही उनको फैसिलिटेट करने की कोई तैयारी थी। इसीलिए उनको फैसिलिटेट करना सबसे बड़ा चैलेंज था नए बनने वाले मुल्क के लिए। कुछ इस तरह के दिखते थे वो ऑफिस जिनसे स्टेट के ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे उन दिनों में, और इस तरह के कैंप्स में इमिग्रेंट्स को पनाह दी गई जो जिंदा पहुँच गए थे। माइग्रेशन के बाद आता है सेक्शन उस चीज़ का जो हमें करने का बहुत शौक़ है, जंगें। इस सेक्शन में 1965 और 71 की तमाम वॉर स्टोरीज़ को प्रेजेंट किया गया है जिन्हें आप सुन और देख सकते हैं। इस सेक्शन में निशान हैदर के रेप्लिकास भी रख दिए गए हैं जो कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान में। दोस्तों, जंग के बाद सेक्शन आता है ऑन फील्ड लड़ाई का, मतलब खेल। इस सेक्शन में प्रेजेंट किए गए हैं हमारे स्पोर्ट्स पायनियर्स फ्रॉम 60s एंड 70 और उसके बाद सेक्शन आता है फिल्म्स और ड्रामास, लेकिन स्टोरी सेम है कि इसमें भी हम कभी लीड हुआ करते थे। अब आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने पोइट्स को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो अगला सेक्शन उन्हें ही दिया गया है। और पाकिस्तानी लिटरेचर का जिक्र फैज़ के बगैर कहाँ मुमकिन है, लेकिन किसी तरह मुझे हबीब जालिब नज़र नहीं आए, शायद उसी तरह जैसे हीरोज़ गैलरीज में भगत सिंह नज़र नहीं आए। सिस्टम को चैलेंज और एक बागी सोच रखने वाले लोग शायद किसी को भी पसंद नहीं थे, ना गोरों को और ना ही उनके जानशीनों, और आज भी वही दौर चल रहा है। लेकिन खैर, हर माशरे में आर्टिस्ट अपना कोई ना कोई मुकाम निकाल ही लेते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल मैडम नूरजहां हैं जिन्होंने अकेले अपनी ज़िंदगी में 10,000 गाने रिकॉर्ड करवाए उस दौर में, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और सादिक़ैन जो पाकिस्तानी कैलीग्राफी आर्टिस्ट के उस्ताद, जिनका नाम शायद पहले मैंने तो कभी ना सुना था, लेकिन अक्सर आप अनसुने लोगों की कहानी सुनकर हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ यहाँ। दोस्तों, हमारी किताबों की तरह यहाँ भी आपको हमारी आज़ादी की जद्दोजहद और हमारे ताबनाक माजी की कहानियों के अलावा शायद कुछ नया नहीं मिलेगा, जिसे यकीनन एक बहुत ही कमाल तरीके से तमाम मल्टीमीडिया चैनल्स को इस्तेमाल करके पेश किया गया है। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा कि जब हम इतने अजीम और अकम्पलिश थे, जब हमने इतने अजीम ओलंपियंस और अजीम आर्टिस्ट पैदा किए और हर शोबे में इतने अजीम काम किए, फिर हम आज इतने पीछे क्यों हैं? क्यों आज तक हम उस दौर में जी रहे हैं कि चंद वर्दी वाले लोग हाथों में अपने औजार उठाए हुए आते हैं और हमें चंद गाने सुनाते हैं और हमारी जेबें खाली करके ले जाते हैं? क्यों हमसे अलहदा होने वाला मुल्क 50 साल बाद हमसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है? शायद एक म्यूज़ियम ऐसा भी बनना चाहिए जिसमें हमारी तमाम की गई गलतियों को प्रेजेंट किया जाए और आने वाली नस्ल को बताया जाए कि क्या कुछ नहीं करना होता है। जिस तरह सादत हसन मंटो ने कहा था कि मैं स्याह तख्ते पर सफ़ेद चाक से इसलिए लिखता हूँ ताकि तख्ते की स्याही वाज़ह हो जाए। शायद हमें भी अब स्याही छुपाने की नहीं, दिखाने की ज़रूरत है।